हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएवी एजुकेशन। आज की वीडियो में हम डीएवी क्लास 8 हिंदी अभ्यास सागर का पाठ 6 करेंगे। पाठ 6 आश्रम के अतिथि और संस्मरण। इस पाठ में हम भाववाचक संज्ञा और अपठित गद्यांश भी कवर करेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला वाक्य है, गांधी जी की कुटी में न मेज़ थी न कुर्सी। तो इसमें जो काले मोटे शब्द आए हैं उनको हमने अंडरलाइन कर लिया है। दूसरा वाक्य है, वह बोला मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ। तीसरा वाक्य, मनुष्य में ईश्वर है यह मानना ही ईश्वर में विश्वास रखना है। चौथा वाक्य है, छगनलाल जोशी गांधी जी के भतीजे थे। पांचवा वाक्य, मैं इसे बहुत खुशी का दिन मानता हूँ। छठा वाक्य, उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की। तो यहाँ पर जो भी हमारे बोल्ड वर्ड्स आए हैं उनको हमने अंडरलाइन कर लिया है। तो जो अभी हमने वाक्य पढ़े थे उन्हीं वाक्यों के आधार पर जो भी काले मोटे शब्द आए थे उसमें हमें वो जो शब्द थे वो हमारे क्या थे, संज्ञा से रिलेटेड शब्द थे। तो अब हमें इन शब्दों को हमें डिवाइड करके लिखना है कि वो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं, जातिवाचक संज्ञा के हैं या फिर भाववाचक संज्ञा के हैं। तो यहाँ पर जो भी शब्द आए थे उनमें से हमने, जैसे पहले वाक्य में था गांधी जी, तो गांधी जी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ईश्वर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, छगनलाल भी और कस्तूरबा भी, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। जातिवाचक मेज और कुर्सी। भाववाचक संज्ञा जिसमें हमें किसी भाव का पता चलता है, तो सेवा, खुशी और शक्ति, ये थे हमारे भाववाचक संज्ञा के शब्द। तो इनको हमने यहाँ पे डिवाइड करके जो भी हमारे सेंटेंस में आए थे हमने यहाँ पर उनको पुट कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए। वाक्य 1 है, रमेश चौकीदार है। ठीक है। दूसरा वाक्य है, वह रात भर चौकीदारी करता है। तीसरा वाक्य है, मोहन वीर है। सोहन वीर है, सोहन ने युद्ध में वीरता दिखाई। पांचवा वाक्य है, हरि बहुत हंसता है, हरि की जग हंसाई हुई। ठीक है। तो यहाँ पर इन वाक्यों में हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे पहला वाक्य है, रमेश चौकीदार है, तो चौकीदार किसका पता चल रहा है हमें कि यह एक जातिवाचक संज्ञा है, चौकीदार। ठीक है। वह रात भर चौकीदार जातिवाचक संज्ञा होगी और चौकीदारी भाववाचक संज्ञा है। ऐसे वीर क्या है, हमें क्या बता रहे हैं उसका, कि सोहन वीर है, तो ये क्या है, एक विशेषण है। और जो वीरता है वो क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। सोहन ने युद्ध में वीरता दिखाई, तो वीरता क्या हुई, भाववाचक संज्ञा। हरि बहुत हंसता है, क्रिया हो गई हंसना। हरि की जग हंसाई हुई, तो यह होगी भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय जो अविकारी शब्द होते हैं, शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ठीक है। तो बच्चों, इसको करने से पहले हमें समझना होगा कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो जो भाववाचक संज्ञा होती है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह या विचार के क्या है, गुण को, ठीक है, उसकी अवस्था को, भाव को या फिर दशा का बोध कराते हैं। उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने बोला कि गुड़ बहुत मीठा है, तो मीठा नहीं, अगर हम बात करते हैं कि गुड़ में बहुत मिठास है, तो मिठास क्या है, गुड़ की उसके गुण को बता रही है कि उसमें बहुत ज़्यादा मीठा है। ठीक है। तो क्या है, ये गुड़ के हमें गुण को दिखा रही है, मिठास। तो मिठास क्या हुई, भाववाचक संज्ञा हुई और वो उसके गुण को बता रही है। ठीक है। तो ऐसे जैसे हम बोलते हैं सुंदर, तो और अगर हम बोलेंगे सुंदरता, तो सुंदरता क्या होगी, भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही बच्चा, लेकिन जब हम बोल देंगे बचपन तो वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। ऐसे बूढ़ा का बुढ़ापा, तो भाववाचक संज्ञा। ईमानदार और ईमानदारी होगी भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, हमें जो हमें भाव पता चल रहे हैं किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के, हमें क्या पता चल रहे हैं, भाव पता चल रहे हैं, तो ये होती है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में हमारी 4 चीज़ें होती हैं, 4 या मतलब 5 चीज़ें होती हैं। 5 चीज़ें जैसे कि हम पहला करते हैं गुण के आधार पर भी हम भाववाचक संज्ञा को ढूंढते हैं। जैसे किसी भी वस्तु का हम गुण ढूंढते हैं। गुण जैसे हो गया, हम जैसे कहते हैं कि
राम बहुत अधिक सुंदर है। ठीक है, तो सुंदर का जो हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे वो क्या बनेगा, सुंदरता। तो जो सुंदरता हो गई, ताकत हो गई, मिठास हो गई, ये सारे क्या है, किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुण हैं। तो इनको भी हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, एक तो हो गया भाववाचक संज्ञा के अंदर गुण, दूसरा हो गया अवस्था। अवस्था कैसी होती है, जैसे बचपन हो गया, जवानी हो गई, बुढ़ापा हो गई, ये सारे शब्द क्या है, हमारे अवस्था हैं किसी भी व्यक्ति के। ठीक है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। तीसरा, हमें किसी भी व्यक्ति का या उसका भाव पता चलता है व्यक्ति का, जैसे कि वो खुश है, जैसे खुशी, दुख, क्रोध, ये सारे क्या है, व्यक्ति के भाव पता चल रहे हैं। तो ये भी भाववाचक संज्ञा हो गई। अब हम किसी व्यक्ति वस्तु की दशा बताते हैं। दशा कैसे होते हैं, जैसे गरीबी हो गई, अमीरी हो गई, बीमारी हो गई, थकावट हो गई, फुर्ती हो गई, ये चीज़ें क्या है, दशा बता रही हैं। ऐसे ही धर्म है, धर्म में क्या हो गया, किसी भी व्यक्ति वस्तु का धर्म, जैसे मानवता हो गया वर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, सारे के सारे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, हमें किसी भी व्यक्ति वस्तु जगह या विचार के गुण, दोष, भाव, दशा का बोध कराते हैं। उन्हीं शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहाँ पर कुछ जातिवाचक संज्ञा के शब्द दिए गए हैं जिससे हमें उन्हें भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है। पहला शब्द है गुरु, गुरुता, बूढ़ा, बुढ़ापा, बच्चा, बचपन, पंडित, पांडित्य, कवि, कवित्व, ठग, ठगी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। पहला शब्द है मम, ममत्व या ममता, स्व से स्वत्व, अपना, अपनापन, निज, निजता, आप, आपा, सर्व, सर्वस्व, सर्वस्व। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई है किससे, सर्वनाम शब्दों से। दूसरा है, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहाँ पर कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें भाववाचक संज्ञा में बदलना है उन शब्दों को। नम्र, नम्रता। ठीक है, मोटा, मोटापा, भयानक, भय, खट्टा, खटास, मीठा, मिठास, लाल, लालिमा, हरा, हरियाली, प्यासा, प्यास। ये सारे क्या है, हमारे भाववाचक संज्ञा जो कि हमने विशेषण शब्दों से बनाया है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी है। यहाँ पर ये क्रिया शब्द दिए गए हैं जिससे हमें भाववाचक संज्ञा में इनको परिवर्तित करना है। शब्द है गिरना, गिरावट, कमाना, कमाई। ठीक है, थकना, थकावट, चलना, चलन, चमकना, चमक, सजाना, सजावट। ठीक है, अब यहाँ पर अव्यय शब्द दिए गए, नीचे दिए गए अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। शब्द है दिक, धिक्कार, निकट, निकटता। ठीक है, नीचे, नीचता, मना, मनाही। तो ये हमने हर प्रकार के शब्दों से क्या करा है, भाववाचक संज्ञा में बदला है, जैसे क्रिया शब्दों को भी, अव्यय शब्दों को भी, सर्वनाम शब्दों को भी, विशेषण शब्दों को भी और जातिवाचक शब्दों को भी। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से बनी है उन पर हमें घेरा लगाना है। शिशुता किस शब्द से बनी, देखो शैक्षिक और शाश्वत से तो बनेगी नहीं, शिशुता तो शिशु शब्द से। गौरव किससे बना है, गुरु शब्द से, गुरुत्व गर्व नहीं, गुरु। ठीक है, बंधुत्व बना है हमारा बंधु शब्द से, दानवता दानव से और पशुत्व पशु शब्द से। तो यहाँ पर हमने क्या करा, भाववाचक संज्ञा जिन भी शब्दों से बनी है उन शब्दों को हमने यहाँ पर गोला लगा दिया है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही भाववाचक संज्ञा पर घेरा लगाइए। व्यक्ति, व्यक्तित्व और व्यक्तिक। ठीक है, तो व्यक्तित्व यहाँ पे हो जाएगा हमारा विद्वान, विदुषी नहीं, विद्वता। ठीक है, विधवा, विधाता और वैधव्य, विधाता। ठीक है, इसमें होगा ऐश्वर्य और इसमें होगा पुरुषत्व। प्रश्न नंबर 10 है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, पक्षी ऊंची व लंबी डैश द्वारा आकाश की सीमा खोजना चाहता है, उड़ना तो उड़ान, उड़ान द्वारा। मीरा की कृष्ण के लिए डैश दिन ब दिन बढ़ती गई भक्त, क्या बढ़ती गई, भक्ति। जीवन की उन्नति के लिए उत्तम डैश भी आवश्यक है, रहना सहना तो रहन सहन। ठीक है, नरेंद्र मोदी का डैश किसे प्रभावित नहीं करता, व्यक्ति, व्यक्तित्व हो जाएगा। सुदामा की डैश देख श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे, दीन तो दीनता देखकर।
तो यहाँ पर बच्चों ये एक हमें प्रश्न नंबर 11 के अंदर एक गद्यांश दे रखा है, जिसको पढ़कर हमें नीचे इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके हमें उत्तर देने हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर जो ये गद्यांश है ये क्या है? अहमद आज घर पर बीमार पड़ा है, उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया कि बाजार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियाँ बैठती हैं मत खाया करो, पर अहमद नहीं माना। परिणाम यह हुआ कि आज जब उसके विद्यालय में वार्षिक खेल कूद संबंधी कार्यक्रम हो रहे हैं तब वह घर पर पड़ा है। आज उसकी कक्षा के विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ क्रिकेट मैच है। यदि अहमद अस्वस्थ न होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से खेलता। कितनी प्रसन्नता होती उसे जब उसके खेल की सभी लोग प्रशंसा करते, पर बीमार लोग भला कहीं क्रिकेट का मैच खेल सकते हैं? किसी ने सच कहा है कि एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा हर क्षण उल्लास से भरा होता है। इसके विपरीत यदि हम अस्वस्थ रहते हैं तो हमारे चारों ओर उदासी ही उदासी नजर आती है और मन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। तो ये हमारा पैराग्राफ था, ठीक है, गद्यांश था एक। इसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, अहमद विद्यालय क्यों नहीं गया? तो अहमद विद्यालय क्यों नहीं गया था? क्योंकि अहमद को कई दिन से बुखार आ रहा है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, अहमद के पिताजी ने उसे क्या समझाया था? तो अहमद के पिताजी ने उसे समझाया था कि बाजार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियाँ बैठती हैं मत खाया करो। प्रश्न नंबर 3, अहमद अगर बीमार न होता तो क्या करता? अहमद अगर बीमार न होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से क्रिकेट मैच खेलता, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? तो स्वस्थ व्यक्ति के जीवन का हर क्षण क्या है? उल्लास से भरा होता है, जबकि जो अस्वस्थ व्यक्ति होता है उसके चारों ओर उदासी ही उदासी नजर आती है। प्रश्न नंबर 5 है, बाजार की मिठाइयों को गंदा क्यों कहा गया है? तो बाजार की मिठाइयों को गंदा क्यों कहा गया है? क्योंकि बाजार की मिठाइयों पर खुले में रहने के कारण मक्खियाँ बैठती हैं, जिसके कारण बीमारियां फैलती हैं, इसलिए बाजार की मिठाइयों को गंदा कहा गया है। क्योंकि जब खुले में रखी जाती हैं तो उन पर धूल मिट्टी मक्खियाँ प्रदूषण हर चीज़ आकर उसके ऊपर बैठती है, जिसको यदि हम ग्रहण करते हैं, हम उसको खाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं, हम अस्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए बाजार की खुली गंदी मिठाइयों को खाने से हमें बचना चाहिए। प्रश्न नंबर 12 है, आओ दोहराएं। नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला शब्द है दिन, दिन का हम वार, दिवस या रोज़, वासर। मैंने यहाँ पर 4-4, 5-5 शब्द दिए हैं, आपको जो इजी लगे आप वो एनी टू कर सकते हैं। दूसरा है उपहार, भेंट, इनाम, सौगात, तोहफा या पुरस्कार। तीसरा शब्द है रात का रात्रि, रजनी, निशी या निशा। ज़मीन का होगा भू, भूमि, धरा, धरती। ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द प्रश्न नंबर 12। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13। नीचे दिए गए वाक्यों में काले मोटे शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। यहाँ पर कुछ हर एक वाक्य के अंदर एक मोटा शब्द काला दिया गया है, जिसका हमें समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य को दोबारा से लिखना है। मैं परीक्षण की प्रतीक्षा करने लगा, तो इसका परीक्षण की जगह हम क्या लिखेंगे? मैं परीक्षण की राह देखने लगा। प्रतीक्षा का अर्थ क्या होता है? राह देखना, इंतजार करना। तो यहाँ पर हमने लिखा मैं परीक्षण की राह देखने लगा। दूसरा वाक्य है, तनिक अंगड़ाई लेने की भी जगह नहीं थी। तनिक मीन्स थोड़ा सा, छोटा, ठीक है, चुटकी भर। तो हमने क्या लिखा? चुटकी भर अंगड़ाई लेने की भी जगह नहीं थी। तीसरा वाक्य है, इसमें प्रवेश करते ही यह घूमने लगता है, ठीक है। तो इसमें दखल होते ही यह घूमने लगता है। प्रवेश करना मतलब एंट्री करना, दखल देना, ठीक है। इस ध्वनि से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। ध्वनि मीन्स आवाज़, जो साउंड होती है वो। तो इस आवाज़ से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 14, 14 है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक कुछ शब्द दे रखे हैं जिनसे हमें क्या है और वाक्य बनाने हैं। इनको लगाकर हमें वाक्य बनाने हैं और वाक्यों को यहाँ पर पूरा करना है। धीरे धीरे
शोर बढ़ने लगा, धीरे धीरे सूरज डूबने लगा, धीरे धीरे चांदनी बिखरने लगी। ठीक है। अगला है अचानक। तो घूं घूं करते हुए एक यंत्र, अचानक घूं घूं करते हुए एक यंत्र चलने लगा। ठीक है। अचानक भीड़ बढ़ने लगी, अचानक बारिश होने लगी। नेक्स्ट है अगला क्या है, मुझे ऐसा लगने लगा कि सारा घर हिल रहा है, मुझे ऐसे लगने लगा कि वह छत से गिर जाएगा, मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे बुखार होने वाला है। ठीक है। अब जो हमें वाक्य बनाने हैं वह बनाने हैं कल रात भर। तो कल रात भर मैं जागता रहा, कल रात भर वर्षा हो रही थी, कल रात भर मैं पढ़ाई कर रहा था। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और हमें इनमें विराम चिन्ह लगाने हैं। मुझे क्या करना है, तो इसके अंदर क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हमने प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है लास्ट में। तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस लिखी थी। तो तुलसीदास जी ने जो रामचरित्र मानस किया है उसको हमने एकल उद्धरण चिन्ह के अंदर इन्वर्टेड कोमा में लगा दिया और लास्ट में पूर्ण विराम। डॉक्टर ने पूछा क्या आप ठीक हैं, तो पूछा के बाद क्या लगा हमारा यहाँ पे अल्प विराम। ठीक है। उसके बाद हमने क्या लगाया, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है और यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह लगाकर दोहरा उद्धरण चिन्ह को यहाँ पर हमने बंद कर दिया है। आहा कितना मीठा आम है। ठीक है। तो आहा के बाद हमने क्या लगाया, विस्मयादि बोधक और लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है। मालती चाची को अपने बेटे की फीस बैंक में जमा करानी है, क्या आप बैंक का फॉर्म भरने में उनकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हम बैंक में जो भी हम कैश डिपॉजिट करते हैं उसका ये फॉर्म है, तो इसको कैसे फिल करते हैं ये देखते हैं अब हम। तो देखिए इसके अंदर जो हमें बैंक में जो फॉर्म मिलते हैं वो हमें एक फॉर्म मिलता है, तो ठीक है, तो ये पूरा फॉर्म यहाँ पर अटैच होता है जो कि हमारी फर्स्ट पिक्चर के अंदर हमें शो हो रहा है और यहाँ पर हमारी एक डॉटेड लाइन होती है। ठीक है। जहाँ से हम इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा ईजिली इसको सेपरेट करना ईजिली होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ होल्स बने होते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये यहाँ पर ये वाला पार्ट है। ठीक है। ये वाला पार्ट इसको हम कैसे फील करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे शाखा। शाखा मीन्स ब्रांच, जो बैंक की ब्रांच है कौन से एरिया की है वो। डेट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर हमारा जो भी अकाउंट नंबर है वो भरेंगे, चाहे हमारा करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो। ठीक है। जो भी हमारा अकाउंट है वो भी हम अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। देन हम उसके बाद यहाँ पर अपना नेम फिल करेंगे, उसके बाद टेलीफोन नंबर, देन जो भी एड्रेस है, उसके बाद जो भी हमारा अमाउंट है उसको हमें क्या लिखना है, शब्दों में लिखना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो भी बैंक का नाम है, कौन सी शाखा है वो लिख देंगे हम, और जो अमाउंट है यहाँ पर, देन सिग्नेचर। और जो ये जो साइड वाली जो स्लिप होती है इसके अंदर हमें अपने जो भी हमारे पास करेंसी है, जो भी हमारे नोट है, मतलब नोट है हमारे पास कितने के, तो वो हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है। जैसे हमने यहाँ पर फील किया था 7,500 रुपीज़, तो हमारे पास 2,000 के 3 नोट्स थे तो हमने 6,000 लिख दिया। 500 के 2 नोट्स हैं तो हमने यहाँ पर 1,000 रुपीज़ लिख दिया। 200 के 2 हैं 400, 100 का एक ही है तो 100 रुपीज़। देन जो हमारा टोटल हो गया वो हो गया 7,500 रुपीज़। तो ये जो स्लिप है ये हमारी बैंक में डिपॉजिट होती है, और जब हम डिपॉजिट करने जाते हैं उसके बाद जो भी बैंक का स्टाफ होता है वो हमें ये वाली जो साइड वाली स्लिप होती है डॉटेड के बाद वाली, ये निकाल कर वो हमें दे देते हैं और इस पर स्टैंप लगा देते हैं बैंक की। ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूफ होता है कि हमने डिपॉजिट किया है। इसके अंदर हम अगेन बैंक की ब्रांच फिल करेंगे, देन डेट, देन उसके बाद अकाउंट नंबर, नेम, ठीक है, फ़ोन नंबर और अमाउंट जो भी हमने किया है, और फिर उसको हम इन वर्ड्स में लिखेंगे और यहाँ पर वही बैंक कौन सी शाखा है, हमारे बैंक का नाम, देन यहाँ पर अमाउंट। तो ये हो गया हमारा कि हम कैसे बैंक में डिपॉजिट कैश करने जाते हैं, तो कैसे हम फॉर्म को फिल करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर इसका डेमो था। तो ये हमारा यहाँ पर पार्ट पूरा हो गया है। आशा है कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।